हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है मैं इसमें बात करने वाला हूं कोशिका सिद्धांत की। किसकी? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। और हम पढ़ रहे हैं 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 11th बायोलॉजी। और ये जो लेक्चर्स हैं, जो बायोलॉजी है, हम सेल वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये हर एक क्लास में, चाहे वो 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे आरबीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे 9th हो, 11th हो, कोई सी भी क्लास ले लो, सब जगह काम आती है। और कोशिका सिद्धांत भी 9th में भी है और 11th में भी है। लेकिन 11th में एक लेवल होता है, और लेवल जो है वो बीएससी तक का लेवल मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले देखिए, कोशिका सिद्धांत को समझने से पहले हम उसके पीछे की थोड़े से रीजन्स जानते हैं। कहाँ से उद्गम होना शुरू हुआ है कोशिकाओं का, या ऐसे कहें कि कोशिकाओं की खोज कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमने देखा था कि सबसे पहले 1665 में, 16वीं शताब्दी चल रही है ना, 1665 में क्या हुआ था? रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक। 1665 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। अब देखिए, इनसे पहले जेड जेनसन और एच जेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी को बनाया था। ध्यान से सुनिएगा बात, बीएससी लेवल की बात बता रहा हूँ। 11th में और 9th में कहीं नहीं आएंगे सब। क्या कहा? एच जेनसन और जेड जेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले किसका आविष्कार किया? सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का, जो बहुत कम जूम कर सकते थे। लेकिन रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का क्या बनाया? अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया जो 42 गुना जूम कर सकता था। कितने गुना जूम कर सकता था? रॉबर्ट हुक का जो सूक्ष्मदर्शी था, माइक्रोस्कोप था, ये 42 गुना जूम कर सकता था किसी भी वस्तु को। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक क्या कर रहे हैं? अपने द्वारा, यानी कि स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या कर रहे हैं? कोशिकाओं की खोज कर रहे हैं। इधर उधर से नई नई चीजों को देख रहे हैं कि ये कैसे दिखाई देती है। जब हमारे पास माइक्रोस्कोप आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसको अचार डालेंगे? नहीं, हम भी क्या करेंगे? उससे तरह तरह की वस्तुओं को देखना प्रारंभ कर देंगे। तो यही काम किसके साथ हुआ? रॉबर्ट हुक के साथ। रॉबर्ट हुक ने खुद ने बनाया और खुद अलग अलग वस्तुओं को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से किसको देखा? कोशिका को देखा। कोशिका को सर्वप्रथम देखा। ये लीजिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा। किसने देखा? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास रॉबर्ट हुक। और कब देखा? तो इसका सन भी हमें याद करना है, 1665 देखा। ठीक है, क्या था? किस में देखा था? आगे बात करते हैं। तो कॉर्क में देखा, या ऐसे कह दें कॉर्क की पतली स्लाइड बनाकर देखा। अब कॉर्क क्या है? ये क्वेश्चन आता है, हम नाम सुनते हैं कॉर्क में देखा, कॉर्क में उसकी स्लाइड बनाकर देखा। तो बेटा कॉर्क क्या है? तो मैं बता दूं कि जो कॉर्क है ना, ये एक प्लांट टिश्यू है। क्या है ये? एक पादप ऊतक है। ये क्या है? एक पादप ऊतक है। जब हम पाठ पढ़ेंगे, जो पादप वाला पाठ पढ़ेंगे, जड़ तना पत्ती की जो संरचना पढ़ेंगे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे तने की आंतरिक संरचना और तने में द्वितीयक वृद्धि। तो जब तने में फेलोडर्म और फेलोजन ऐसे कुछ ऊतकों का निर्माण होता है, तभी उसी टाइम किसका निर्माण होता है? कॉर्क का निर्माण होता है। ठीक है, ये कॉर्क कैम्बियम नहीं है जो नाम सुना हो, कॉर्केधा। ठीक है, वो नहीं है। कॉर्क एक प्लांट टिश्यू है जो पौधों में द्वितीयक वृद्धि के टाइम बनता है। सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है उस टाइम बनता है कॉर्क। ठीक है, अब मान लेकिन हम क्या मान सकते हैं? जो बियर वगैरह की बोतल आती है, जो आइसक्रीम किस्सा आइसक्रीम होती है, वो जो बोतल में से कलर डालते हैं, वो उसको मान सकते हैं हम एक तरह से। ठीक है, तो कॉर्क क्या है वो आगे बात समझ। तो कॉर्क में जब इन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप से जब देखना स्टार्ट किया, तो इनको क्या दिया दिखाई? तो इन्होंने क्या देखा? मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए इनको? उसमें, किसमें? कॉर्क में। कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो इन्होंने देखा कि इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान के कोष्ठ हैं, या प्रकोष्ठ हैं। कोष्ठ कह दो या प्रकोष्ठ कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ बने हुए। ठीक है, क्या नाम दिया इन्होंने? इनको सेल्यूला नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल्यूला।
अभी सेल्यूला नाम दिया है। क्या नाम दिया है दोस्तों? सेल्यूला नाम दिया है या फिर सेल्यूली नाम दिया है। किसको? जो कोष्ठ दिखाई दिए हैं उनको। अभी शेल नाम नहीं दिया गया है, अभी सेल नाम नहीं दिया गया है, अभी क्या नाम दिया है? सेल्यूला। अब देखिए वास्तव में जो इन्होंने जो कोशिकाओं के जो प्रकोष्ठ देखे ये सेल वॉल थे। ये क्या थे? कोशिका भित्ति थी, यानी कि इन्होंने कोशिका भित्ति की कोशिका को देखा था, कोशिका भित्ति को देखा जो कि मृत थी। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट। क्या अभी बात करेंगे, इनकी पुस्तक भी दी। तो सबसे पहले कोशिका को देखा किसने? ये सबसे पहले कोशिका को देखने का श्रेय जाता है तो आंसर होगा हमारे पास रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका भित्ति को देखने का जो श्रेय है वो किसको जाएगा? वो भी जाएगा हमारे पास रॉबर्ट हुक को। कोशिका भित्ति को देखने का श्रेय किसको जाएगा? रॉबर्ट हुक को। और मृत कोशिकाओं को सबसे पहले देखने का श्रेय भी किसको जाएगा? मृत कोशिकाओं का देखने का श्रेय भी किसको जाएगा? रॉबर्ट हुक को। ठीक है। सेल्यूला नाम किसने दिया? जिसे आज वर्तमान में शेल कहा जाता है, क्योंकि कोशिका को क्या कहा जाता है? आज शेल कहा जाता है। उस टाइम रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल्यूला नाम दिया। और ये जो सारा था चीजें थी, सारा जो इन्होंने अध्ययन किया, ये अपनी एक पुस्तक में लिखा। कहाँ लिखा? एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था इनकी पुस्तक का? माइक्रोग्राफिया या माइक्रोग्राफिया पढ़ सकते हो। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। तो ये बुक का नाम है, इसको इंपोर्टेंट टिक कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। रॉबर्ट हुक की निम्न में से पुस्तक है, रॉबर्ट हुक की निम्न में से पुस्तक है। तो आंसर क्या होगा? माइक्रोग्राफिया, जिसमें किसके बारे में वर्णन किया? सेल्यूला के बारे में। सेल के बारे में नहीं, सेल्यूला के बारे में, क्योंकि उस टाइम सेल नाम दिया नहीं गया था। तो ये तो सबसे पहले हमने बात की है रॉबर्ट हुक के लिए। किसकी खोज कर दी? कोशिका की। अभी मृत कोशिका खोजी गई है, जिंदी नहीं खोजी गई है। चलिए आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब दूसरे पॉइंट की तरफ मैं चलता हूं कि कोशिका के बाद हमने मृत कोशिका तो खोज ली, अब सबसे पहले जिंदी कोशिका किसने खोजी? तो हमारे पास दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन आए हमारे पास? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन आए? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और ये कहाँ के थे? ये हॉलैंड के थे। ये कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। और इन्होंने भी कैसे देखा? स्वनिर्मित। इन्होंने भी कैसे देखा? स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से। इन्होंने भी क्या किया? खुद ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। इन्होंने भी क्या किया? खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया। और ये 300 गुना जूम कर सकता था। जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था वो केवल वस्तुओं को 42 गुना जूम कर सकता था। ध्यान से सुनिएगा बात को, 42 गुना जूम कर सकता था रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप। जबकि जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो अपना माइक्रोस्कोप बनाया, ये वस्तुओं को 300 गुना जूम कर सकता था। कितना? 300 गुना। अब ये जो जूम वाली बात है 11th वाले बच्चों के लिए याद हो जाए, बहुत बढ़िया बात है, हो जाएगी, वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन याद नहीं रहे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 11th में ये मैटर है नहीं। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने भी अपना खुद का क्या बनाया? माइक्रोस्कोप बनाया। और ये माइक्रोस्कोप 300 गुना जूम करके वस्तुओं को दिखा सकता था। अब जब हमारे पास ऐसा कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप हो तो हम भी और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो ये भी क्या कर रहे हैं? ये भी अलग अलग, पहले मैं इंक डाल देता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेते हैं। चलिए, तो देखो हमने क्या पढ़ा कि जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम, कहाँ के थे? हॉलैंड के, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। किसको देखा? जीवित कोशिका। अब क्या देखा? कब देखा? तो ये कब देखा इन्होंने? 1674 में। 1674 में। कितने साल बाद? यहां पर हमने बात की 1665 और यहां पर बात कर रहे हैं हम 1674। कितने साल का अंतर आ गया? 9 साल का। कितने साल का अंतर आ गया? 9 साल का। तो पहले कोशिका खोजी गई, उसके बाद जिंदी कोशिका खोजी गई। पहले मरी कोशिका, फिर जिंदी कोशिका। अब जिंदी कोशिका खोजी तो उन जिंदी कोशिकाओं में क्या खोजा? तो देखिए क्या खोजा इन्होंने, मुख्यतः 3-4 चीजों की खोज की। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं, एक तो जीवाणु खोजी। ये क्या किया करते थे? अब इनके पास तगड़ा वाला, बहुत अच्छा वाला माइक्रोस्कोप है। तो ये एक तालाब से
एक जलाशय से पानी लेकर आए, उस पानी को ढूंढ रहे हैं, तो उसमें क्या नाम नजर आया इनको? जीवाणु। दांतों पर जो मेल है उसको इन्होंने खोजा, उसको नीचे रखा माइक्रोस्कोप के, उसको देखा तो उसमें भी क्या? पूंछ वाले जीवाणु नजर आए। बहुत बढ़िया। इसके बाद इन्होंने खुद के स्पर्म शुक्राणु का अध्ययन किया, वो भी इन्होंने देखे, यानी कि शुक्राणु का अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने प्रोटोजोआ को देखा। तो क्या बात की मैंने? सबसे पहले जीवाणुओं को देखा। कहाँ देखा? जलाशय के पानी में। और जो हमारे दांत होते हैं उनके ऊपर जो प्लाक जमता है, पीली पीली जो गंदगी जमती है, उसमें देखा, तो जीवाणु देखे। दूसरा इन्होंने प्रोटोजोआ देखा। तीसरा इन्होंने इसको देखा, शुक्राणु को देखा। और चौथा, किसी किसी बुक में आपको बताया जाएगा कि इन्होंने आरबीएस जो आरबीसीज थी उसको भी देखा था। किस किस को देखा? जीवाणु, प्रोटोजोआ, शुक्राणु एवं आरबीसीज। हालांकि ध्यान रखना किसी बुक में आरबीसीज दिया होगा, लेकिन ये तीन चीजें ज्यादातर बुक में, यानी कि मैं कह दूं हर एक बुक में दिया हुआ है, लेकिन आरबीसीज केवल और केवल गिनी चुनी बुक्स में ही दिखाई देगा। तो इन्होंने क्या किया? 1674 में अध्ययन कर रहे हैं। है तो किसके टाइम के वैज्ञानिक? हमारे रॉबर्ट हुक के वैज्ञानिक। इन्होंने 1663 में बना दिए थे माइक्रोस्कोप। ध्यान से सुनना, 1665 में कोशिका खोजी गई, लेकिन 1663 में इन्होंने माइक्रोस्कोप का निर्माण कर लिया था। लेकिन चीजें धीरे धीरे ढूंढ रहे हैं। तो क्या क्या देखा? जीवाणु देखा, जिंदी कोशिका है, प्रोटोजोआ देखा, जिंदी कोशिका है, शुक्राणु देखा, जिंदी कोशिका है, और आरबीसी भी कोशिका है। जो जिंदी है श्वसन कर रही हैं, इधर उधर ट्रांसफर हो रही हैं। तो कब की बात है ये? 1674 में। तो अब यहां पर इंपोर्टेंट क्या बनता है क्वेश्चन? निम्न में से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसका अध्ययन नहीं किया? तो वहां तुम्हारे पास क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 3 शुक्राणु, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। किसको देखा? इनमें से कोई नहीं। किसको देखा? इसको सबको देखा है इन्होंने। जीवाणु को देखा है, प्रोटोजोआ को देखा है, शुक्राणु को देखा है। तो आंसर चारों ही गलत हो गए। सबको देखा है ना भाई। अगर ऑप्शन होगा हमारे पास 4 उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और जैसे कि यहाँ पर दे दिया, जैसे प्रोटोजोआ और जीवाणु और शुक्राणु है, इसके साथ ऑप्शन में दे दिया वायरस यानी कि विषाणु, तो आंसर क्या हो जाएगा? किसको नहीं देखा? वायरस को नहीं देखा। किसको देखा? तो यहाँ पर इनके साथ, तीनों के साथ ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास? उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से पढ़ना है पहली बात। तो किसको देखा? जीवाणु, प्रोटोजोआ, शुक्राणु। एक और क्वेश्चन कि सबसे पहले जिंदी कोशिकाओं का अध्ययन करने वाले या जिंदी कोशिकाओं को देखने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कहाँ के थे? हॉलैंड के। कब देखा? 1674 में। मृत कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, या सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। कब देखा? 1665। इसके बाद आगे चलते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको हटाते हैं। अब आगे चलते हैं हम, तो हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। केंद्रक की लेते हैं हम कि केंद्रक की खोज, अब भाई बाहर की चीजें खोजी जा चुकी हैं लगभग। केंद्रक की खोज किसने की? सबसे पहले तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। भूरे बालों वाले थे ये, भूरे बालों वाले बाबा थे, तो रॉबर्ट ब्राउन नाम दे दिया। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब की? 1831 में की। अब ध्यान देना, सबसे पहले क्या देखा? 1665 देखा। उसके बाद क्या देखा? 1674 देखा। अब कहाँ आ गए हम? 1831। यानी कि इस टाइम के बीच में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण खोजें नहीं हुई थी। हालांकि एक दो चीजें हैं, एक दो चीजें खोजी गई थी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम देखो कहाँ हैं? 1674 के बाद सीधे 1831। कहाँ है? 1831 पर। तो याद रखना है, बीच में कोई विशेष खोज नहीं हुई। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। किसमें की? तो एक पादप है ट्रेडस्कैंसिया, पादप की सेल्स में। भाई सेल्स में ही पाया जाएगा ये। तो केंद्रक कहाँ होगा? सेल्स में। कौन से पादप की सेल्स में देखा? तो नाम आएगा ट्रेडस्कैंसिया। या ट्रेडस्कैंसिया की जगह ट्रेडेस्कैंसिया भी नजर आ जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक ही है। बस हिंदी के प्रोनाउंस मतलब इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन और हिंदी के उच्चारण में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। तो ये क्या है? ट्रेडस्कैंसिया, या फिर इसको मैं कह दूं ट्रेडस्कैंसिया पादप की कोशिकाओं में किसकी खोज की? केंद्रक की। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की? तो हमारे पास आंसर होगा 1831, 1665, 1674, 1831। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इन पॉइंट्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या है। तो हम अब हेडिंग डालेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी
कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया, कब दिया, बात करते हैं। तो देखिए, जर्मनी में दो वैज्ञानिक थे, जर्मनी में दो वैज्ञानिक थे जो अपना अध्ययन अलग अलग कर रहे थे। जैसे कि मेंडल के बाद का जो पुनः खोज हुई थी, उसी प्रकार से जर्मनी में दो वैज्ञानिक अलग अलग काम कर रहे थे। क्या नाम है, एक का नाम था मैथियास स्लीडन या स्लाइडेन, एक तो कौन है, मैथियास स्लाइडेन, और दूसरे हैं थियोडोर स्वान। दूसरे वैज्ञानिक कौन है, थियोडोर स्वान। पूरा नाम याद नहीं करना, क्या नाम करना है, स्लाइडेन एंड स्वान। अब देखिए, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं और दोनों की जो अध्ययन कर रहे हैं वो मैटर भी अलग अलग है। ये किस पर कर रहे हैं, ये किस पर कर रहे हैं, नाम बड़े सिंपल, अगर नाम याद हैं तो किस पर अध्ययन कर रहे हैं ये भी सिंपल है। जैसे कि मेथी, अब मेथी क्या है, सब्जी बनती है उसकी, पौधा है, पौधा है तो ये कौन है, पादप वैज्ञानिक है। ये क्या है, पादप वैज्ञानिक हैं, यानी कि ये पादपों पर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और ये स्वान यानी कि कुत्ता, कुत्ता एक क्या है, जंतु है, तो ये कौन है, एक जंतु वैज्ञानिक है। ये क्या है, एक जंतु वैज्ञानिक है, यानी कि ये जंतुओं पर अपना अध्ययन कर रहे हैं। किस पर अध्ययन कर रहे हैं, जंतु पर। तो देखिए, जर्मनी के हैं दोनों वैज्ञानिक, एक का नाम क्या है, मैथियास स्लाइडेन, या स्लीडन भी जहां पर मिल जाए कंफ्यूजन नहीं होना, स्लाइडेन कह दो, स्लीडन कह दो, वही वाली बात है। इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है और हिंदी में जिसे उच्चारण कहते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है बस। जैसे अरस्तु और इंग्लिश में एरिस्टोटल। तो मैथियास स्लाइडेन, मैथी से याद किया, ये पादप वैज्ञानिक हैं, और थियोडोर स्वान, स्वान यानी कि कुत्ता, कुत्ता यानी कि जंतु है, तो ये वैज्ञानिक कौन से हुए, जंतु वैज्ञानिक। सबसे पहले इनकी बात करते हैं। ये कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट 1838 में, ध्यान से सुनिएगा, 1838। 1831 में क्या हुआ, केंद्रक की खोज हो चुकी है। अब 7 साल बाद क्या हो रहा है, एक सिद्धांत आ रहा है जिसे हम कह रहे हैं कोशिका सिद्धांत, और ये अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जंतु पर। और कब की बात है, 1839। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, दोनों की बात करेंगे। इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने कहा, अब किस पर अध्ययन कर रहे हैं, पादपों पर। तो इन्होंने कहा कि जो सभी पादप हैं, सभी पादप कोशिकाओं के बने होते हैं। क्या कह रहे हैं ये, क्या कहा इन्होंने, सभी पादप सेल्स से बने होते हैं। बहुत बढ़िया भाई, पादप क्यों, एक्सपेरिमेंट किस पर, पादपों पर। इसी प्रकार से ये भी क्या कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि सभी जंतु एक या अधिक सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बहुत बढ़िया भाई। इन्होंने किसके बारे में कहा, जंतु के बारे में। और जंतु के बारे में क्या कहा कि सभी जो जंतु हैं, सभी जो एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, वो या तो एक कोशिका से मिलकर बने हैं या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, या तो एक कोशिका से या बहुत सारी कोशिकाओं से। इन्होंने क्या कहा कि सभी जो पादप हैं वो सेल्स से मिलकर बने हैं। अब जंतुओं के लिए एक या अधिक, यानी कि जंतु एक कोशिके भी होते हैं और बहुकोशिके भी होते हैं। पादपों में एक कोशिके पादप बहुत कम है, बहुत कम है पादप। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। और इन्होंने क्या कहा कि जो कोशिका है, दोनों ही कह रहे हैं कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इसको हालांकि मत लिखो, वो सबको याद है आजकल। तो अब क्या हुआ, इन्होंने भी सेम बात कही लेकिन पादपों के लिए कही, और इन्होंने भी वही बात कही लेकिन जंतुओं के लिए कही। अब एक शादी वगैरह प्रोग्राम में इनको मान लो, ये दोनों मिले और इन्होंने आपस में चर्चा की, 1839 में। और चर्चा करने के बाद इसने कहा यार कि सभी पादप किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के। और इन्होंने भी कहा अरे भाई पादप भी नहीं, मैंने जंतुओं पर एक्सपेरिमेंट किया और जंतु भी किसके बने हुए हैं, सभी कोशिकाओं के। तो दोनों ने मिलकर सोचा कि अपन एक थ्योरी देते हैं, एक सिद्धांत देते हैं। तो उसको क्या नाम दिया, कोशिकाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो नाम दे दिए कोशिका सिद्धांत। सन कब दिया गया, 1838-39 में। किसके द्वारा दिया गया, श्लाइडेन एंड श्वान। ये शॉर्ट याद रख लेना, स्लाइडेन एंड श्वान। श्लाइडेन कौन से हैं, पादप वैज्ञानिक हैं, श्वान जंतु वैज्ञानिक है। कब दिया सिद्धांत, ये इसमें इंपोर्टेंट है। अभी जो देखो, वैसे बायोलॉजी में सन याद नहीं करने होते, लेकिन कुछ जो फेमस सन है जैसे 1665 हो गया, 1674 हो गया, 1831 हो गया, 1838-39 हो गया, ये सन याद करने हैं। और भी सन्स जो काम के हैं हमारे लिए, जो याद करने हैं, उनको मिले चलता बताते चलूंगा, आपके लिए इंपोर्टेंट बता दूंगा। तो 1838-39 में क्या दिया गया, कोशिका सिद्धांत दिया गया।
किसके द्वारा दिया गया? तो स्लाइडेन एंड स्वान। क्या कहता है कोशी का सिद्धांत? पहला पॉइंट तो क्या है कि सभी पादप एवं जंतु, अब मिलाकर बात करनी है कि सभी पादप एवं जंतु, अब दोनों ही पादप और जंतु क्या है? सजीव हैं। तो सभी जीवधारियों का शरीर, अब देखिए बात समझना, सभी, अब नोट करना है तुम्हें, ये क्या करना, हेडिंग डालना है। कोशी का सिद्धांत कब दिया गया, ये किसने दिया? अब पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि कोई भी जीव हो, कोई भी सजीव हो, उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या ऐड करें कि कोशिकाएं जो हैं, सेल्स, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या कहा कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? सेल्स। संरचनात्मक इकाई से क्या तात्पर्य है सर? तो संरचनात्मक इकाई का मतलब है कि उस सजीव का शरीर किससे बना है या किस के द्वारा उस संरचना का निर्माण हुआ है। तो आंसर क्या होगा? कोशिका। तो संरचनात्मक इकाई का मतलब समझ में आ गया, किसी चीज किससे बनी है, जैसे ये कमरा है, ये मकान है, किससे बना है? ईंटों से। इसी प्रकार से सजीव का शरीर किससे बना है? किससे बना है? कोशिकाओं। तो ये क्या होगा? ये संरचनात्मक। और दूसरा शब्द है हमारे पास क्रियात्मक, फंक्शनल। यानी कि ये जो पूरा कमरा है बना किससे है? पहली बात ईंटों से। और किसके द्वारा इसका क्रियाएं चल रही हैं, किसके द्वारा इसकी क्रियाओं का संचालन हो रहा है? तो यहाँ पर क्रिया भी किसमें हो रही है? कोशिकाओं में। उपापचय क्रिया हो रही है, श्वसन की क्रिया हो रही है, सब कहाँ हो रही है? कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं को क्या कहा? सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब सेल की अगर कोई परिभाषा पूछे तो कह सकते हैं हम कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब देखिए इन्होंने 2 पॉइंट दे दिए, लेकिन क्या ये बता पा रहे हैं दोनों वैज्ञानिक, स्लाइडेन एंड स्वान, कि नई कोशिका का विकास कैसे होता है? नहीं। तो यहां पर हम स्टार लगाते हैं। क्या लिखेंगे? इनके द्वारा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई, या नहीं, इनके द्वारा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बस ये 2 पॉइंट देकर छोड़ दिया। क्या कहा दोनों पॉइंट में? कि सभी सजीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और दूसरा पॉइंट कि सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। लेकिन क्या नहीं बताया? तो इनके द्वारा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है भाई, नई कोशिकाएं बन कैसी रही हैं, ये सिद्धांत ये नहीं बताता है। यानी कि सिस्टम गलत हो गया। अब इस थ्योरी को जब अन्य वैज्ञानिकों ने पढ़ा तो ये न्यूज कहां पहुंची? एक अन्य वैज्ञानिक के पास पहुंची जिनका नाम था रूडोल्फ विर्चो। किसके पास पहुंची ये न्यूज? रूडोल्फ विर्चो के पास। और रूडोल्फ विर्चो ने भी यही एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, और वो देख रहे हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन आगे क्या? तो रूडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले बताने की कोशिश की सेल्स की उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में? सेल्स की उत्पत्ति के बारे में। और इन्होंने ही बताया, रूडोल्फ विर्चो ने क्या बताया? कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले वाली जो कोशिकाएं हैं उनसे होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होगी? जो पहले से कोशिकाएं उपस्थित हैं उनसे होगी। ठीक है, तो देखो रूडोल्फ विर्चो भाई 2 सिद्धांत अभी तक, मतलब कोशिका सिद्धांत में 2 पॉइंट अभी तक बता दिए गए थे, लेकिन ये क्या नहीं बताया था कि सेल्स बनती कैसे है भाई। तो फिर रूडोल्फ विर्चो ने 1855 की बात है, ये 1855, ये कहाँ थे? 1838-39। तो रूडोल्फ विर्चो 1855 में क्या बताते हैं? ओमनिस ए सेल्यूला सेल्यूली। नहीं आई बात, अभी बात समझ में आएगी। इन्होंने हिंदी में बात करूं तो क्या कहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, यानी कि जो पहले से कोशिकाएं उपस्थित हैं उनसे होती है। सही बात है भाई, आज बिल्कुल फिक्स सही होती है। कैसे? कि हम कैसे आए धरती पर? जो पहले से धरती पर उपस्थित जीव है, हमारे माता पिता, उनसे बने हम। वो कैसे बने? तो अपने दादा दादी से, या मम्मी नाना नानी से,
यही वाली बात है। तो इसी प्रकार से रूडोल्फ विर्चो क्या बता रहे हैं कि नई कोशिकाएं केवल और केवल पुरानी कोशिकाएं जो पहले से उपस्थित हैं इस धरती पर उनसे ही बनती हैं। तो रूडोल्फ विर्चो ने सर्वप्रथम यह बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। क्या बताया रूडोल्फ विर्चो ने कि जो नई कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति पहले से जो कोशिकाएं उपस्थित हैं उनसे होती है। यानी कि अब 1855 के बाद, हालांकि इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे नागेली, इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे नागेली, लेकिन 11th में उनका नाम नहीं दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा। याद रखना, जो नागेली वैज्ञानिक थे ये भी इनके साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्होंने भी सेम बात सिद्ध कर दी थी। लेकिन फेमस कौन हुए? रूडोल्फ विर्चो सबसे पहले बताया। क्या बताया कि जो नई कोशिका है उनकी उत्पत्ति पहले से अगर कोई कोशिकाएं उपस्थित हैं उनसे होती है। आज हम जानते भी इस चीज को। अब क्या हुआ, ये सिद्धांत तो थोड़ा सा गलत साबित हो गया, लेकिन गलत तो पूरी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि दोनों जो इसके पॉइंट्स थे, दोनों बिंदु थे वो सही थे। तो तीसरा जो पॉइंट है वो इसमें ऐड कर दिया गया। फिर इस कोशिका सिद्धांत का नाम चेंज करके क्या रखा? नया कोशिका सिद्धांत। क्या नाम दिया? नव कोशिका सिद्धांत, नया कोशिका सिद्धांत। तो नए कोशिका सिद्धांत की बात करें हम, तो सबसे पहले तो कोशिका सिद्धांत क्या था? 1838-39 में जो दिया गया, किसके द्वारा? स्लाइडेन एंड स्वान। फिर जो कोशिका सिद्धांत था उसमें रूडोल्फ विर्चो ने अपना विचार और ऐड कर दिया। इस प्रकार से क्या बना? नया कोशिका सिद्धांत। इसका पहले ऐसा करें, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब देखिए कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है? आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको अंग्रेजी में कैसे क्या लिखा जाता है? जब इनकी भाषा थी ओमनिस ए सेल्यूला ई सेल्यूली, इस प्रकार से कुछ लिखा गया था। इनकी जो भाषा चला करती थी, जहां के ये थे, वहां पर क्या लिखा कि ओमनिस इस सेल्यूला इस सेल्यूली, ओमनिस इस सेल्यूला इस सेल्यूली। अब देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ओमनिस इस सेल्यूला इस सेल्यूली, निम्न में से किसका कथन है? हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 मैथियास स्लाइडेन, थियोडोर स्वान, तीसरा रूडोल्फ विर्चो, और चौथा दे दिया हमने नागेली। अब बताओ तो किसका कथन है बेटा? ओमनिस इस सेल्यूला इस सेल्यूली कथन किसका है? रूडोल्फ विर्चो का। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। किसका कथन है? ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, या किसने ये कथन दिया? तो हमारा आंसर होगा रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो याद रखना है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एंड स्वान। कब दिया? 1838-39 में। जो कोशिका सिद्धांत था उसमें एक नया बिंदु कब जोड़ा गया? 1855 में। यानी कि नया कोशिका सिद्धांत कब दिया गया? 1855 में। नए कोशिका सिद्धांत में किसने अपने विचार प्रकट किए या किसके विचारों को जोड़ा गया? तो आंसर होगा रूडोल्फ विर्चो का। और अगर ऑप्शन में नागेली भी है तो वहां पर दोनों ऑप्शन सही होंगे। देखो कौन कौन से? रूडोल्फ विर्चो एंड नागेली। पर 11th लेवल पर इतना आएगा नहीं, नॉट आंसर। चलिए, तो अब क्या करना है? हमें हेडिंग डालनी है नया कोशिका सिद्धांत। क्या लिखना है? पहला पॉइंट सेम टू सेम, सेकंड पॉइंट सेम टू सेम, थर्ड पॉइंट ये लिखना है। अब पहले 2 पॉइंट थे, अब तीसरा पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया। कोशिका सिद्धांत कहाँ फैल हुआ? पुराना वाला। तो ये सेल्स की उत्पत्ति की, देखो सही कथन और गलत कथन में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि किस कथन के द्वारा ये नहीं बताया गया कि सेल्स की उत्पत्ति किन से होती है या कैसे होती है। हमारा आंसर क्या होगा? कोशिका सिद्धांत ये नहीं बताया कि सेल्स की उत्पत्ति होती कैसे। अब देखिए, ये जो कोशिका सिद्धांत है वो अमूमन यानी कि अधिकतर सभी कोशिकाओं पर लागू होती है। हर एक कोशिका जो है पहले वाली कोशिका से बनती है, जनन करती है कोशिका, और जीवधारों का शरीर बिल्कुल वास्तव में किससे होता है? कोशिकाओं से। और कोशिकाओं को हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं सजीवों की। लेकिन कुछ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं, तो हम लिखने जा रहे हैं अपवाद। और इसका वर्ल्ड फेमस जो अपवाद है वो है हमारे पास वायरसेस, विषाणु। क्या है? वायरस। क्योंकि अब वायरस क्यों है? वायरस के पास कोशिका होती ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा वायरस है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं।
अपवाद क्या है? वायरस। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, वायरस यानी कि विषाणु के लिए सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए, वायरस विषाणु के लिए सत्य कथन है। मतलब यहां पर एक कोई कथन होगा, एक स्टेटमेंट जो होगी वो सही होगी, है ना, और बाकी के जो 3 स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं वो गलत होंगे। अब पहचानना आपको है, ठीक है, कौन से विषाणु एक कोशिकीय जीव है। विषाणु, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? विषाणु एक कोशिकीय जीव है। दूसरा, विषाणु अकोशिकीय जीव हैं। अब मैं चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ बनाता हूं। ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिख देता हूं, सत्य कथन ढूंढना है ना, वायरस या विषाणु में आरएनए व डीएनए दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़े सबसे पहले तो क्वेश्चन को, कि वायरस यानी कि विषाणु के लिए सत्य कथन है, यानी कि एक कथन इनमें ऐसा है, एक स्टेटमेंट ऐसी है जो सही है, बाकी की 3 स्टेटमेंट यहां पर गलत है। अब आंसर मैं नहीं देना चाहता बेटा, इसका आंसर कौन देगा? आप कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है, सर कौन सा कथन सही है। आज का लेक्चर लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूं, बढ़िया समझा देता हूं। तो वायरस के लिए सत्य कथन है, यानी कि एक स्टेटमेंट इनमें सही है, बाकी की 3 गलत है। पहला कथन क्या है? विषाणु एक कोशिकीय जीव है। सही है या गलत आपको बताना है कि विषाणु क्या एक कोशिकीय है? क्या वायरस एक कोशिकीय होता है, यानी कि यूनिसेल्यूलर? क्या वायरस यूनिसेल्यूलर होता है? दूसरा कथन क्या है? विषाणु अकोशिकीय यानी कि एसेल्यूलर। क्या यूनिसेल्यूलर होता है, क्या एसेल्यूलर होता है? अच्छा दिखाई कम दे रहा होगा रेड से, कोई बात नहीं। ए व बी दोनों, क्या ये दोनों कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? ए व बी दोनों, क्या दोनों सही हैं? और ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? विषाणु में आरएनए व डीएनए दोनों पाए जाते हैं। क्या वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं? तो आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है, मैं चेक करूंगा, सबकी कमेंट्स का आंसर भी दूंगा, और आंसर भी शायद कमेंट बॉक्स में ही मैं दे दूंगा आपको, और थोड़े से टाइम के बाद, ठीक है। और अगर आपको नहीं आएगा तो वहां अगर मैं आंसर नहीं दूं तो यहां आंसर जरूर दूंगा। तो ये हमारा आज हुआ कोशिका सिद्धांत। किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान। कब दिया? 1839-40 में। कौन कौन से पॉइंट थे? सबसे पहले हमने देखा कि सभी सजीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? सभी शरीर जो कोशिकाओं से बना है, तो कोशिका क्या है? सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रुडोल्फ विर्चो 1855 ने एक और स्टेटमेंट जोड़ी कोशिका सिद्धांत में, क्या थी? ओमनिस ए सेल्यूला इज सेल्यूल, यानी कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। तो ये 3 स्टेटमेंट याद रखनी है। तीसरी स्टेटमेंट किसने दी? रुडोल्फ विर्चो ने। कब दी? 1855 में। इससे पहले हमने 3 पॉइंट और देखे थे। सबसे पहले कोशिका की खोज जो मृत थी, रॉबर्ट हुक 1665। दूसरी स्टेटमेंट क्या? अच्छा, रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम याद रखना है, माइक्रोग्राफिया। दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा पॉइंट क्या देखा था हमने? दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा पॉइंट था हमारे पास एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का। क्या था? सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा। कौन कौन सी कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया? तो आंसर आएगा प्रोटोजोआ। सबसे पहले किसको देखा? प्रोटोजोआ। जीवाणु को देखा, बैक्टीरिया को, और तीसरा देखा हमारे स्पर्म को, शुक्राणु को, और अगर चौथा भी मिलता है तो क्या आएगा? आरबीसीज को। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखा 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। किसको देखा? केंद्र को। किस पौधे में देखा? ट्रेडिस्केंसिया नामक पादप की कोशिकाओं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगला लेक्चर अगले दिन यानी कल शूट किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।